नाज़रीन, कल मुल्क में दो अहम वाक़यात हुए जिन्होंने पूरा मुल्क हिला के रख दिया और बहुत कुछ वाज़िया कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम सफदर केस में तारीखी कलमात सुनाते हुए फैसला कर दिया कि मरियम सफदर को गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले बताया जाएगा। हैरान हो कि हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं कि एक औरत जो अदालत से सजा याफ्ता मुजरिमा है, बाप की तीमारदारी के लिए जमानत पे बाहर निकली और सियासत शुरू कर दी। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जलसे जुलूस, रैलियां, इलेक्शंस, कहाँ गई वो बाप की तीमारदारी और कहाँ गया वो सजा याफ्ता मुजरिम बाप जो 2000 प्लेटलेट्स लेकर घूम रहा था। लेकिन सब देखते हुए खामोशी की चादर ओढ़े मुंह छुपाए अपने कपड़े बचाने के चक्कर में है, क्योंकि इन सब के तन पे जो कपड़े हैं ये सब उन्हीं के दिए हुए हैं। मेरे लिए दुख और चुभने की बात है कि वो कश्मीरी बुजुर्ग अपने मरकत में शर्मिंदा होते होंगे जिन्होंने बचपन में सिर्फ वजू कराने पे चीफ जस्टिस के वालिद को दुआ दी थी कि तेरा बेटा जज बन के फैसले करेगा। मेरे ख्याल में तो ये सहूलत आम आवाम को भी मिलनी चाहिए। नैब को किसी को गिरफ्तार करने से पहले इसके घर जाकर हाथ जोड़ के अर्ज करनी चाहिए कि हजूर, हम आपको 10 दिन बाद गिरफ्तार करने वाले हैं, आप बराहे करम प्लीज खुदा के वास्ते लाहौर हाई कोर्ट जाइए और वहाँ से चंद टकों के ओस कोई पेपर का टुकड़ा ले आइए ताकि हम आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सके। लेकिन लगता है ये सहूलत सिर्फ बड़े मुजरिमों के लिए है, क्योंकि बिस्मा 2014 से अदालतों की सीढ़ियों पे धक्के खा रही है, जिनकी वालदा के मुंह में गन रख के गोलियां मारी गई और इसे इंसाफ तो दरकिनार दिलासा भी नहीं मिला। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले ने हलचल पैदा की। लोगों में अदलिया के खिलाफ नफरत की एक लहर उठी। मुमकिन था कि लोग एहतजाज करते, लेकिन अचानक एक मुतशद्दिद मजहबी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहरे शुरू हो गए, रोड ब्लॉक, गाड़ियों की तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ। जबकि मजहबी रहनुमा के साथ 20 तारीख तक मुआहदा था कि आपके मुतालबात पार्लियामेंट में रखे जाएंगे और वो इस पे राजी भी थे, लेकिन इन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। क्या पंजाब हुकूमत इतनी जाहल है कि बैठे बिठाए अचानक अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ले? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बुजदार साहब इतने गए गुजरे भी नहीं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के चंद घंटों बाद ही अपने गले में रस्सी डाल ले। ये कुछ और हो रहा है। हर मुहिम की कामयाबी के लिए प्लान ABC होते हैं। स्क्रिप्ट राइटर पहले दिन से पूरे प्लान बना लेता है और वक्तन फवक्तन बवक्त जरूरत इन पे अमल करता रहता है। जरा गौर करे तो कड़ियां मिलती हैं। धुआंधार तकरीरों और फौज मुखालिफ नारों के बाद नवाज शरीफ खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मरियम साहिबा को थायराइड्स का मसला होता है और इनकी आवाज बंद हो जाती है। PDM बनती है और चंद हफ्तों बाद पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। जरदारी साहब अलग हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बीमारी का बहाना बना के अपने किसी मदरसे के हुजरे में गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते हैं। बज़ाहिर लगता है कि हर तरफ अमन, चैन और सुकून है। प्लान A मुकम्मल नाकाम हो जाता है, लेकिन माफिया कहाँ रुकने वाला है। प्लान A की नाकामी के बाद प्लान B पे अमल दरामद की तैयारी शुरू होती है। डस का इलेक्शन होता है। बेजाबत गोइयों का सहारा लेकर डस का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाता है। पूरे जिला की इंतजामिया तब्दील कर दी जाती है। 24% टर्न ओवर को 50% में कन्वर्ट करके नून लीग के सर पे जीत का सोहरा सजा दिया जाता है। नून लीग की जीत PTI के लिए खामोश पैगाम होता है कि हद में रहो। मरियम सफदर पे संगीन केसेस हैं। नैब बुलाता है, लेकिन फिर किसी के कहने पे पीछे हट जाता है। कहा जा सकता है कि इस वक्त मरियम सफदर फौज, रियासत, हुकूमत पे बारी है। कोई इदारा इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। बज़ाहिर यूं लगता है कि मरियम सफदर के पीछे भी कुछ ताकतवर कुव्वतें हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। जनरल बाजवा या जनरल फैज तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकते, क्योंकि इनके साथ मरियम सफदर ने जो कर दिया है वो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। लेकिन ये बात तय है कि नवाज शरीफ फौज को तकसीम करने में कामयाब रहे हैं और कोई तकसीम शुदा ऐसी ताकत जरूर है जो मरियम सफदर को सपोर्ट कर रही है। अब मरियम सफदर की गिरफ्तारी की बारी थी, क्योंकि इन्हें बहुत डील दी जा चुकी थी। वो हाई कोर्ट का फैसला लेकर अभी घर ही पहुंची हैं। अवामी रिएक्शन का खौफ होता है कि अचानक हालात का रुख बदलने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए साद साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरी कौम सब मामलात भूलकर जलाओ गिराओ पर उतर आती है। अभी एक वीडियो नजर से गुजरी तो इसमें वाज़िया देखा जा सकता है कि रेंजर्स की कुछ गाड़ियां और इनमें सवार जवान मुजाहरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए नारे लगाते नजर आ रहे हैं। समझने और देखने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है, वरना रेंजर्स का क्या काम कि वो इन कामों में उलझे। ये किसको पैगाम था? यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अचानक गिरफ्तारी अमल में क्यों लाई गई? क्या उस्मान बुज़दार नून लीग के लिए काम कर रहे हैं, या उस्मान बुज़दार इतने बेदस्तो पा हो चुके हैं कि बाला ही बाला तमाम फैसले कर लिए जाते हैं? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट तो इतनी बड़ी हमाकत कर नहीं सकती, तो फिर ये सब किसने किया और किसके कहने पे किया? अगर तो गवर्नमेंट ने किया है तो फिर बरमला कहा जा सकता है कि ये अहमक तरीन हुकूमत है जो जिस शाख पे बैठती है शेख चिल्ली की तरह उसी को काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ये सब गवर्नमेंट ने नहीं किया तो ये फिर प्लान B है। इमरान खान को घेरने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को डीस्टेबलाइज्ड करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत को इतना जज कर दिया जाए कि हुकूमत मरियम सफदर को बाहर
बाहर भेजने पे राजी हो जाए। मैंने पिछले कॉलम में अर्ज किया था कि डॉक्टर अदनान इस बार कोई नया खेल खेलेंगे, शायद इस बार वो कोई खास पैगाम लेकर आए हैं, क्योंकि इनके आने के बाद हालात तेजी से बदलना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार कोई रिवायती हुक्मरान नहीं, इमरान खान है। प्राइम मिनिस्टरशिप चाहे जितनी भी कमजोर कर दी जाए, लेकिन इमरान खान को कमजोर नहीं किया जा सकता। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। वो आखिर दम तक तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगा, चाहे इसे अपनी जान की कीमत भी देनी पड़े। इस बार कुछ न कुछ होके रहेगा। इससे इस्तीफा लेने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसने बात सुनते ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मिसाल कुछ बेहतर नहीं, लेकिन माजरत के साथ मौका की मुनासबत से अर्ज कर देती हूँ। बचपन में गांव में रिछ और कुत्ते की लड़ाई हुआ करती थी। छोटे थे तो रिछ की जसामत देख के इसकी फतह यकीनी तस्वुर कर लेते थे। लड़ाई शुरू होती तो रिछ कुत्ते को पटक पटक के फेंकता। कुत्ते की चीखें निकल जाती, लेकिन कुत्ते के पास भी एक आखिरी दाव जरूर होता था। मौका मिलते ही वो जंप लगा के रिछ के नथनों पे अपने दांत गाड़ के लटक जाता। रिछ बहुत कोशिश करता कि किसी तरह जान छूट जाए, लेकिन वो लटका रहता। बिलाकर रिछ की हार पे कुत्ता इसकी नाक छोड़ता। इस वक्त पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। हालात दिन ब दिन तेजी के साथ बदलते दिखाई दे रहे हैं। बिज़ाहिर यूं लगता है कि जमीन इमरान खान के पांव के नीचे से सिरक रही है। वो माफिया से शिकस्त खाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके पास अभी बहुत से पत्ते बाकी हैं जो इन्होंने बचा कर रखे हुए हैं। प्लान बी भी नाकामी से दो चार होगा। जरदारी साहब को आप जितना मर्जी बुरा कह लें, लेकिन लगता है इसने आने वाले वक्त को देखते हुए सिर्फ पाकिस्तान का सोचा है और इन कुव्वतों से अलहदगी इख्तियार कर ली है जो मुल्क में इफरा तफरी चाहती है। इमरान खान मुसलसल बहरानों का मुकाबला करता आ रहा है और यकीनन इस बहरान से भी निपट लेगा। प्लान बी भी अगले 2-3 हफ्तों में नाकाम हो जाएगा। तरीन साहब की सूरत में प्लान सी भी तैयार है, लेकिन वो कुछ सूदमंद नहीं होगा, क्योंकि वो प्लान हुकूमत में बैठे गद्दारों की तरफ से तैयार किया गया था। इमरान खान को मुकम्मल मालूमात मिल चुकी है कि इस सारे अमल में किसने क्या किरदार अदा किया। इमरान खान ना थकने वाला है और ना घबराने वाला। मेरी इतलात के मुताबिक आइंदा 3 हफ्तों इंतहाई अहम है। शायद तरीन साहब और इमरान खान की मुलाकात भी हो जाए और इमरान खान इस पे राजी भी हो चुके हैं। अगर तरीन साहब और इमरान खान की मुलाकात हो जाती है तो अगले 3 माह में आपको बड़े नामी ग्रामी हुकूमती वज़रा पीटीआई से जलील होके निकलते दिखाई देंगे। अफसोसनाक बात यह है कि माफिया और रियासत की लड़ाई में पाकिस्तान और अवाम का बहुत नुकसान हो रहा है। इमरान खान सच कहता कि पूरा पाकिस्तान माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, बहुत कुछ बदलेगा अगर इमरान खान नाकाम हुआ तो। फिर यहाँ अब हर कोई भूल जाएगा कि इमरान खान के होते हुए कोई हुकूमत सुकून का एक दिन भी गुजार सके। अभी इसके हाथ पांव बंधे हैं। जब वो हुकूमत से बाहर निकलेगा तो पाकिस्तानी इदारों की ईंट से ईंट बजा देगा, क्योंकि अब वो सब कुछ सिस्टम के अंदर रहते हुए देख चुका है। बकौल मीडिया के कि इस वक्त पाकिस्तान के बदतरीन हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसने हल्के से 93,000 वोट हासिल किए। इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में